चुनाव का मतलब सिर्फ कौन जीता कौन हारा नहीं होता। नहीं, चुनाव दरअसल जनता की आवाज का एक ब्लूप्रिंट होते हैं। तो आइए आज हम अजमेर उत्तर के नतीजों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आंकड़े शासन के लिए एक साफ रास्ता तैयार कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान से और खास तौर पर अजमेर उत्तर से। ये सीट एक ऐसे करीबी चुनावी मुकाबले का बेहतरीन उदाहरण है जहां हर एक वोट की कीमत होती है। यहाँ जीत और हार का फासला इतना कम होता है कि यही बात इसके विश्लेषण को बहुत जरूरी बना देती है। तो हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम अजमेर उत्तर की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर हाल के चुनावों के आंकड़ों की चीर-फाड़ करेंगे, देखेंगे कि इतिहास हमें क्या सिखाता है, और आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति कैसे बन सकती है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी आंकड़े को देखने से पहले लोगों को समझना जरूरी है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी चिंताएं क्या हैं, क्योंकि असली राजनीति जमीन से शुरू होती है, किसी एक्सेल शीट से नहीं। अजमेर उत्तर का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी दिलचस्प है। यहाँ गुर्जर, मीणा, ब्राह्मण और जाट जैसे बड़े समुदाय हैं। लेकिन एक बात और है जो बहुत जरूरी है, यहाँ की ऊंची साक्षरता दर। इसका सीधा मतलब है कि वोटर अब सिर्फ पुरानी वफादारी से नहीं बंधे हैं, वो मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। तो फिर वो कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के लिए सबसे अहम है? पानी की किल्लत एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या है। शहर का बढ़ता ट्रैफिक, खराब सड़कें रोज की परेशानी है। और हाँ, युवाओं के लिए नौकरी की कमी और घर चलाती महंगाई ये हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये लोगों की रोज की सच्चाई है। अच्छा, अब जमीन की हकीकत समझ ली। चलिए अब 2023 के नतीजों का एक फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि ये नंबर, ये आंकड़े हमें असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। ये संख्या देखिए, 2,09,862। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस चुनाव क्षेत्र में लोकतंत्र का पैमाना है। 2 लाख से ज्यादा लोग, हर एक की अपनी उम्मीद, अपनी फिक्र, अपनी पसंद। और इन 2 लाख से ज्यादा वोटरों में से 68.22% ने घर से निकलकर वोट डाला। ये एक बहुत ही जागरूक और सक्रिय आबादी की निशानी है। ये बताता है कि लोग सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे हैं, वो बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अब वो नंबर जिस पर सब कुछ आके टिक गया, 4,644। बस इतना सा था जीत और हार का फासला। इस चुनाव की पूरी कहानी, पूरी की पूरी रणनीति और सारी चुनौती बस इसी एक आंकड़े में छिपी है। यहाँ आपको हर एक वोट की कीमत समझ आती है। तो चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। 2023 में बीजेपी को मिले 40.44% वोट और कांग्रेस को 37.19%। जीत का मार्जिन जैसा हमने देखा सिर्फ 3.25% था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मुकाबला कितना ज्यादा कांटे का था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। ये लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 18% से ज्यादा वोट खींच लिए। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि वोटरों का एक बड़ा हिस्सा दोनों बड़े विकल्पों से खुश नहीं था और वो एक तीसरा रास्ता ढूंढ रहा था। इसने नतीजों पर सीधा असर डाला। और देखिए, जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो बातचीत का, संवाद का स्तर और भी अहम हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक जीवन में कहे गए हर शब्द का एक वजन होता है। राजनीतिक होड़ कितनी भी तेज क्यों न हो, हमारे संवैधानिक मूल्य हमें एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करने की राह दिखाते हैं। 2023 का जो नतीजा था वो अचानक से नहीं हुआ, वो एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में झांकना होगा कि क्या यहाँ वक्त के साथ राजनीतिक हवा कैसे बदली है। ये टाइमलाइन एक बहुत साफ कहानी बताती है। देखिए कैसे ये मार्जिन सिकुड़ता गया। 2013 में बीजेपी की जीत का अंतर 20,000 से भी ज्यादा था। 2018 आते आते ये लगभग आधा हो गया और 2023 में ये और भी कम होकर सिर्फ 4,644 पर आ गया। मतलब ये सीट लगातार और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। और इसी दौरान एक और चीज हो रही थी, वोटरों की भागीदारी लगातार बढ़ रही थी। 2008 में जहां 56% लोग वोट डाल रहे थे, वहीं 2023 में यह आंकड़ा 68% के पार चला गया। ये दिखाता है कि वोटर अब राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। तो इतिहास से हमें क्या पता चलता है? 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, जो पार्टी सत्ता में है उसकी पकड़ कमजोर हो रही है।
दूसरी, वोटर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। और तीसरी, निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में आने से मुकाबला अब सिर्फ दो तरफा नहीं रहा, जिससे नई संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जमीनी मुद्दे हैं, चुनावी आंकड़े हैं और ऐतिहासिक ट्रेंड भी हैं। इन सबको एक साथ कैसे देखें? इसके लिए हम एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये किसी भी चुनावी मैदान को 360 डिग्री से समझने का एक तरीका है। चतुर्मुख सिद्धांत ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन ताकतवर सोच है, जिसे मॉडर्न स्ट्रैटेजी पर लागू किया गया है। ये हमें किसी भी चुनौती को 4 जरूरी नजरियों से देखने में मदद करता है। पहला, वोटर। दूसरा, अपनी खुद की पार्टी। तीसरा, सामने वाला प्रतिद्वंदी। और चौथा, बाहरी माहौल। पहला चेहरा है वोटर, और ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये उन मुद्दों को गहराई से समझने की बात है जो हमने पहले देखे थे। पानी, नौकरी, सड़क। ये समझने की बात है कि कौन से इलाके में कौन सा मुद्दा ज्यादा असर डालता है। दूसरा चेहरा है खुद पार्टी का संगठन। ये एक तरह से आईने में देखने जैसा है। हमारी ताकत क्या है, हमारा जमीनी नेटवर्क कितना मजबूत है, हमारे नेतृत्व पर लोगों को कितना भरोसा है। ये एक ईमानदार पड़ताल है। तीसरा चेहरा है प्रतिद्वंदी। देखिए, जितना जरूरी अपनी रणनीति को जानना है, उतना ही जरूरी अपने सामने वाले की रणनीति को समझना भी है। जैसे हमने देखा, बीजेपी का लगातार घटता हुआ जीत का मार्जिन, ये उनकी एक कमजोरी है जिसे इस नजरिए से पकड़ा जा सकता है। और आखिरी चौथा चेहरा है बाहरी माहौल का। ये वो बड़ी ताकतें हैं जिन्हें कोई एक कैंपेन कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जिनके साथ चलना ही पड़ता है। जैसे राज्य सरकार की योजनाएं, देश का मूड कैसा है, या अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और दूसरी तरफ है कि बाहर मैदान में क्या हो रहा है। अंदरूनी ताकत है मजबूत कैडर नेटवर्क, तो कमजोरी है कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ मनोबल। बाहर एक मौका है सत्ता विरोधी भावना, तो एक खतरा भी है वोट काटने वाले निर्दलीय उम्मीदवार। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी समझ को, इस स्ट्रैटेजी को हम शासन के लिए एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदल सकते हैं, ये इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये रहा एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन डेटा के आधार पर जमीनी काम करने और एक स्थानीय घोषणा पत्र बनाने पर फोकस होगा। अगले 30 दिन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने पर जोर दिया जाएगा। और आखिरी 30 दिनों में सारा ध्यान घर घर जाकर सीधे वोटर से संपर्क साधने पर होगा। और आज के ज़माने में डिजिटल रणनीति के बिना काम नहीं चल सकता। मतलब स्थानीय मुद्दों पर छोटे छोटे वीडियो बनाएं, संदेश फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का सही इस्तेमाल करें, झूठी खबरों से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम हो, और लोगों से सीधे जुड़ने के लिए लाइव सवाल जवाब के सेशन करें। लेकिन इन नए तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ बुनियादी बातें नहीं भूलनी चाहिए। लोगों तक पहुंचने का कोई भी तरीका भरोसे पर टिका होना चाहिए। भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों का सम्मान करना, लोगों से जुड़ने के लिए उनकी इजाज़त लेना और उनकी जानकारी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, ये सबसे ज़रूरी है। तो अंत में ये सब बातें हमें एक बड़े सवाल पर ले आती हैं। असली चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। असली चुनौती ये है कि एक छोटी सी मामूली सी जीत को एक ऐसे जनादेश में कैसे बदला जाए जो सबके लिए काम करे और लंबे समय तक टिका रहे। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।